शिल्पी की पुलकित के साथ दूसरी शादी थी। पुलकित के पहली पत्नी सुहासिनी कुछ महीने पूर्व इस दुनिया से चली गई थी और उसका एक 8 महीने का छोटा बच्चा था। इसलिए पुलकित ने कुछ महीनों में शिल्पी से दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि बच्चे को पालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। शिल्पी के घर में शिल्पी की सास उमा देवी और पुलकित बस दो ही बंदे थे। शिल्पी की एक शादीशुदा ननंद थी, अमृता, जो बीच बीच में मायके आया जाया करती थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही आया जाया करती थी और पूरे घर में अपना दबदबा बनाया हुआ था। कुछ ही दिनों में शिल्पी को समझ में आ गया कि पुलकित उमा देवी और अमृता के हाथों की कठपुतली है और वह दोनों उसे जैसा नचाती हैं वह नाचता है। पत्नी का उसके लिए कोई मोल नहीं। पुलकित को अब शिल्पी से कोई मतलब नहीं होता था। अगर माँ ने बोल दिया दिन तो दिन, अगर माँ ने बोल दिया रात तो रात। बाकी उसे खुद का दिमाग नहीं चलाना होता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। शिल्पी के घर की स्थिति बस एक नौकरों वाली बनकर रह गई थी, जिसे अपनी सास और ननंद का हुक्म बजाना पड़ता था, और अगर वह अपने मन की करती तो सास और ननंद उसे अच्छे से सुना देती। साथ ही साथ पुलकित से भी अच्छी खासी लड़ाई भी करवा देती। कभी कभी शिल्पी को लगता कि शायद वह पुलकित की दूसरी पत्नी है, इसलिए उसके साथ ऐसा है। पहली पत्नी सुहासिनी को वह प्यार करता होगा, क्योंकि दूसरी पत्नी होने की वजह से वह उसे अपना नहीं पा रहा है, और समय के साथ शायद वह उसे अपना लेगा। शिल्पी ने पुलकित के बेटे को पूरी तरह से अपना लिया था, क्योंकि उस घर में एक वही था जिसे उससे प्यार था और जो उसे अपनी माँ समझता था और उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। इसलिए शिल्पी भी पुलकित के बेटे में ही दिन रात लगी रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद शिल्पी अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सास उमा देवी और ननद अमृता ने मना कर दिया, क्योंकि वह बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। बच्चा उसके बिना नहीं रह सकता था। अमृता ने साफ बोल दिया, हमारे घर का बच्चा तुम्हारे भिखारी मायके में नहीं जाएगा। क्या है तुम्हारे मायके में? बैठने के लिए एक ढंग की कुर्सी तक नहीं है। वह तो हमारी मजबूरी थी कि हमें इस बच्चे के लिए एक माँ चाहिए थी, और कोई हमारे बराबरी के घर वाला तो अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा लड़के से, जिसका कि एक बच्चा भी था, कभी नहीं करता। इसलिए तुम्हें इस घर की बहू बना लिया। इसका क्या मतलब है कि तुम अपने भिखारी मायके में हमारे घर के बच्चे को लेकर जाओगी? सुनकर शिल्पी बहुत हैरान हुई और बोली, यह क्या बात हुई? मतलब मैं अपने मायके ना जाऊं? उसने पुलकित से बोला तो पुलकित ने साफ बोल दिया, अमृता और मम्मी जैसा बोल रही हैं वैसा ही होगा, अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। अब शिल्पी ने गुस्से में बोला, मतलब कल को अगर मेरा खुद का बच्चा होगा तो मैं अपने बच्चे को उसके नाना नानी के घर भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि वह लोग गरीब हैं। पुलकित ने भी बोल दिया, ऐसा ही समझ लो, तुम्हें वहाँ जाना है तो जाओ, मेरे बच्चे वहाँ कभी नहीं जाएंगे। कहकर पुलकित घर से निकल गया। अमृता और उमा जी शिल्पी को देखकर हंस रही थी। उनका मुंह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कहना चाह रही थी, तुम खुद को इस घर की मालकिन समझने की गलती कभी मत करना। तुम बस इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से हो और वही रहोगी। शिल्पी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी यह इज्जत होगी उसके अपने ही घर में। धीरे धीरे शिल्पी को समझ में आ गया कि इस घर में वह तब तक कोई काम नहीं कर सकती जब तक उसकी सास और ननद नहीं चाहेगी। खास करके उसकी ननद अमृता। वह शिल्पी का हर काम बिगाड़ देती थी, जिसमें उसका भाई पुलकित उसका पूरा साथ देता था। जल्द ही पुलकित के बेटे का दूसरा जन्मदिन पड़ा और शिल्पी ने अपने हाथों से उसके लिए केक बनाया, लेकिन अमृता और उमा जी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और बोला, हमें अपनी तरह से भिखारी समझ रखा है क्या कि हम घर के बच्चे के लिए यह सड़ा केक इस्तेमाल करेंगे? इतनी औकात और हैसियत है हमारी कि हम बढ़िया से बढ़िया केक अपने घर के बच्चे के लिए मंगवा सकें। पुलकित भी वहीं खड़ा था और अमृता ने पुलकित से बोला, देखो भाई, कैसे भिखारी घर की लड़की ले आए हो, तुम्हारी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं। बताओ, शाम में अगल बगल के बच्चों को बुलाया है और यह फटीचर केक उन लोगों को दिया जाएगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
यहाँ तो छोटे से छोटे लोग भी कम से कम केक तो अच्छा ही लाते हैं। पुलकित ने गुस्से में केक उठाकर डस्टबिन में डाल दिया और शिल्पी देखती रह गई। और पुलकित ने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, खबरदार, जो अपना यह भिखारी दिमाग मेरे बेटे के किसी भी मामले में लगाया। तुम्हें इसे पालने के लिए इस घर में लाया गया है, बस उतना ही करो, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी सब कुछ अमृता और मम्मी देख लेंगे। शिल्पी को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया, पर वह क्या करती। वह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं कि कोई नौकरी करके खुद के पैरों पर खड़ी होने की सोचती, और ना ही मायके से बहुत ज़्यादा मजबूत थी कि शादीशुदा होने के बावजूद मायके जाकर बैठ जाती। उसे तो हर हाल में पुलकित के घर में ही रहना था। उधर अमृता और उमा जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और अमृता ने तो आज खुलकर बोल दिया, देख लिया, इस घर में अपनी हैसियत और अपनी औकात। अब ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने काम से काम रखो। इस घर की मालकिन बनने का सपना मत देखो। शिल्पी को समझ में आ गया कि उसका पति मूढ़बुद्धि है, जो सिर्फ माँ और बहन के लिए जीता है। पत्नी का उसके लिए कोई मायने नहीं है। कुछ महीनों के बाद शिल्पी को पता चला कि वह गर्भवती है, और शिल्पी बहुत खुश थी। समय के साथ शिल्पी ने एक बेटी को जन्म दिया। पुलकित भी बहुत खुश था और बोल रहा था, अब मेरा परिवार पूरा हो गया। मेरा बेटा तो था ही, अब मेरी बेटी भी आ गई। जब से पुलकित की बेटी हुई थी, पुलकित धीरे धीरे शिल्पी की तरफ आकर्षित होता जा रहा था और शिल्पी को धीरे धीरे पसंद करने लगा था। शिल्पी भी पुलकित के बेटे का भी पूरा ख्याल रखती थी, और अपने और पुलकित के बेटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे पुलकित और शिल्पी एक दूसरे के करीब आने लगे थे, और अब पुलकित शिल्पी का बहुत ख्याल भी रखने लगा था और उसकी बातें भी सुनने लगा था। अब शिल्पी को लगने लगा कि शायद अब उसका घर बस जाएगा, लेकिन अमृता और उमा जी को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो कि दोनों के चेहरे से साफ दिख रहा था। क्योंकि अगर शिल्पी का घर बस जाता तो अमृता का वर्चस्व उस घर से खत्म हो जाता, और धीरे धीरे उमा जी के हाथ से भी उनका कठपुतली बेटा निकल जाता और किसी का पति बन जाता, जिसे वह दोनों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक रात शिल्पी के बेटे के पेट में दर्द हो रहा था, तो वह पानी गर्म करने के लिए किचन में जा रही थी ताकि उसके पेट की सिकाई कर सके कि उसे उमा जी के कमरे से कुछ आवाज़ आई। अमृता आई हुई थी और उमा जी के कमरे में ही सोई थी। शिल्पी को अपना नाम सुनाई पड़ा, इसलिए वह चुपचाप दबे पांव उनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह दोनों कुछ बातें कर रही थी जिसे शिल्पी ने सुन लिया, और फिर वह चुपचाप किचन में पानी गर्म करके अपने बेटे के पेट की सिकाई करने लगी। अमृता अगले दिन अपने ससुराल चली गई। सब कुछ ठीक चल रहा था और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो भी रहा था। इसी तरह करीब 2 महीने का वक्त बीत गया। इस बीच पुलकित और शिल्पी काफ़ी करीब आ चुके थे। एक दिन उमा जी अमृता के घर गई थी, और शिल्पी और पुलकित भी अपने बच्चों के साथ गए थे। अमृता के घर में कोई फंक्शन था और वह सब अब लौटने ही वाले थे कि एकाएक उमा जी सीढ़ियों की रेलिंग से बहुत ज़ोर से टकराई। शायद उन्हें चक्कर आ गया था और उनका माथा सीधा सीढ़ियों की रेलिंग के कॉर्नर में जा लगा, जो कि बहुत नुकीला था, जिससे उनका सिर बुरी तरह से फूट गया। और क्योंकि वह बहुत तेज़ी से उस कॉर्नर से गिरकर टकराई थी, वह सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गई। काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहां बहुत ज़्यादा चोट लग जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इतना सब कुछ हो गया एकाएक, वह भी सबके सामने। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि एकाएक उमा जी इतनी ज़ोर से चक्कर खाकर कैसे गिरी। शायद बीपी लो हो गया होगा। खैर, अब क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। उमा जी का सारा क्रियाकर्म खत्म हो चुका था, और अब अमृता भी अपने घर जा रही थी। शिल्पी उसके गले मिलने गई, या बोलते हुए कि दीदी, अब मम्मी जी तो रही नहीं, आप बीच बीच में आती रहना, वरना मैं अकेले कैसे इस घर में रहूँगी और कैसे इसे संभालूंगी। कहकर शिल्पी अमृता के गले लग गई। अमृता को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि शिल्पी इस तरह से कभी उसके गले नहीं लगी थी। गले लगने के बाद शिल्पी ने अमृता के कान में बोला, तेरी माँ मेरी जान लेना चाहती थी ना? देख,
तेरी माँ को उनकी जगह पर पहुँचा दिया है। अगर आइंदा मेरे घर में ज़्यादा अपनी टांग घुसाई ना तो तुझे भी जगह पर पहुँचाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं सुहासिनी दीदी नहीं हूँ और ना ही सुहासिनी दीदी की तरह सीधी हूँ। मैं बहुत टेढ़ी हूँ। जो मेरे साथ अच्छा होता है और मेरा अच्छा करता है उसके लिए मैं 100 गुना ज़्यादा अच्छा करती हूँ, लेकिन जो मेरा बुरा करना चाहता है उसका मैं क्या करती हूँ, देख लिया ना। मुझसे बचकर रहना। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम दोनों मेरी जान लेना चाहते थे, जैसे तुम दोनों ने सुहासिनी दीदी की जान ली थी। लेकिन देखो, मेरी जान लेने से पहले तुम्हारी प्यारी माँ की जान ही चली गई। अमृता को कुछ भी समझ में नहीं आया और वह शिल्पी से दूर हो गई और उसकी ओर देखने लगी। शिल्पी की आंखों को देखकर वह डर गई। शिल्पी बिल्कुल साइको टाइप से उसे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर शिल्पी के साथ उसने कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो शिल्पी उसका बहुत बुरा हश्र करेगी। और अभी अभी शिल्पी ने खुद उसके कान में अपना कर्मकांड कबूल किया था कि उमा देवी को उसने मारा है। अमृता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शिल्पी ने बोला, आज से 2 महीने पहले तुम दोनों माँ बेटी रात में एक कमरे में जब मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रही थी ना, सब कुछ सुन लिया था मैंने। और यह भी सुन लिया था कि किस तरह से तुम दोनों ने मिलकर सुहासिनी दीदी को मारा था। लेकिन मैं सुहासिनी दीदी नहीं हूँ, हमेशा याद रखना। अब अमृता को सब कुछ याद आने लगा। 2 महीने पहले की बात, जब वह और उसकी माँ आपस में बात कर रहे थे और अमृता अपनी माँ से बोल रही थी, माँ, अब बच्चा हो जाने के बाद पुलकित भाई शिल्पी के करीब आने लगे हैं। हमारा वर्चस्व तो इस घर से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक बार पुलकित भाई और शिल्पी अगर बिल्कुल करीब आ गए तो हमारा खेल तो खत्म। फिर तो इस घर में वही होगा जो शिल्पी चाहेगी और उसके बाद समझ लो मेरा तो इस घर से पत्ता कट गया। पुलकित भाई फिर सिर्फ और सिर्फ शिल्पी के हिसाब से चलेंगे। और उमा जी बोल रही थी, अरे ऐसे कैसे, पुलकित सिर्फ मेरा बेटा था और मेरा बेटा ही रहेगा। मैं उसे कभी किसी का पति नहीं बनने दूंगी। पत्नी का क्या है, दूसरी जाएगी तो तीसरी आ जाएगी। पत्नी तो जितनी बार चाहे आ सकती है, पर माँ तो एक ही होती है ना, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे सुहासिनी गई तो शिल्पी आ गई, शिल्पी जाएगी तो कोई और आ जाएगी। अब शिल्पी को भी जल्दी ही सुहासिनी की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसके भी तो करीब आने लगा था ना पुलकित, बच्चा होने के बाद देखो कहाँ पहुँचा दिया उसे। अब इसकी बारी है और फिर इसके बच्चे को पालने के लिए एक तीसरी माँ को ले आएंगे। हमारे घर के बच्चों को माँ तो मिलती रहेगी, लेकिन पुलकित की ज़िंदगी में उसकी कोई पत्नी पुलकित के माँ की जगह नहीं ले सकती। तू बस जल्दी से मुझे वह जड़ी बूटी लाकर दे दे जो पिछली बार तूने लाकर दी थी। रोज़ उसके खाने में थोड़ा थोड़ा मिलाकर उसे दिया करूँगी और धीरे धीरे कुछ महीनों में उसकी मौत हो जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सामान्य हार्ट अटैक की मौत लगेगी और फिर कुछ दिनों के बाद पुलकित की तीसरी शादी कर दूँगी। और दोनों हंसने लगी थी। लेकिन उस दिन शिल्पी ने सब कुछ सुन लिया था और वह सतर्क हो गई थी और उसने उस दिन से उमा जी का दिया कुछ भी नहीं खाया था। बहुत सावधान रहती थी वह, पर दिखावा जरूर करती थी कि उसने उनका दिया खा लिया है ताकि उन्हें कुछ शक ना हो। शिल्पी ने अमृता से बोला, क्या सोच रही हो? तुम्हारी मम्मी सबके सामने चक्कर खाकर सीढ़ियों की रेलिंग से टकराई थी, तो मैंने उन्हें कैसे मार दिया? चलो मैं बता देती हूँ। मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर और अपने बेटे का हाथ पकड़े ठीक उनके पीछे खड़ी थी। तुम्हारी मम्मी ठीक मेरे आगे खड़ी थी और जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरने के लिए आगे बढ़ी, मैंने उनका साड़ी नीचे पैरों से दबा दिया और वह बहुत तेज़ी से रेलिंग के कॉर्नर से टकरा गई, जो कि बहुत नुकीला था, जिससे उनका सिर फूट गया और वह सीढ़ियों से लुढ़क गई। मैंने पहले ही ध्यान दिया था कि रेलिंग का कॉर्नर बहुत नुकीला है और सोच लिया था अगर इस पर किसी का सिर लगेगा तो ज़रूर फट जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ कि किसी का मर्डर करूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और अपनी जान बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर किसी और तरीके से कभी भी मुझे ठिकाने लगा सकते थे, क्योंकि तुम दोनों तो बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड हो। मैंने उनका दिया कुछ भी नहीं खा रही थी। यह बात उन्हें कुछ दिनों में ज़रूर पता चल जाती, फिर वह किसी और तरीके से मेरी जान लेने की कोशिश करती।
जो एक बहू की जान ले सकती है, क्या वह दूसरी बहू को छोड़ देती? और यह बात साफ साफ उन्होंने अपने मुंह से बोली थी। और साथ ही साथ मुझे अपना पति और बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। तुम लोगों के फालतू की खुशी के लिए मैं अपना परिवार क्यों बर्बाद करती? सुहासिनी दीदी के बच्चे को तो मैंने संभाल लिया, पर ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे को भी एक अच्छी माँ मिल जाती और मेरे बच्चे को सगी माँ जैसा प्यार करती। सबसे बड़ी बात, तुम दोनों के फालतू की ख्वाहिश के लिए मैं अपनी जान क्यों दूँ? लेकिन मुझे पता था यह सब बात अगर मैं पुलकित को बोलूँगी तो वह कभी नहीं मानेगा, बल्कि हमारा जो रिश्ता इतनी मुश्किलों से आगे बढ़ा है वह फिर से बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। अमृता ने बोला, लेकिन मेरी बात तो मानेगा। मैं अभी बताती हूँ तुमने मम्मी के साथ क्या किया है। शिल्पी ने बोला, जाओ बता कर देखो, देखती हूँ तुम्हारे या पागलपन वाली बातें कौन मानेगा। वैसे भी मम्मी जी की जान तुम्हारे घर में गई है और मेरा घर कम पड़ गया था क्या अपनी सास को मारने के लिए कि मैं तुम्हारे घर जाकर उन्हें मारती? भूलना मत, बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, तुम्हें शायद पता नहीं। जिस व्यक्ति से तुम वह जहरीली जड़ी बूटियाँ लाकर मम्मी जी को देती थी ना, उसे मैंने अच्छे से धमकी दी है और उसने सब कुछ कबूल किया है, जिसका सारा वीडियो मेरे पास है। तुम्हें जेल के अंदर पहुंचाने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मेरा गुनाह तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी, यह वादा है मेरा। अब अमृता ने बोला, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो मम्मी को मारा क्यों? भाई को सब कुछ सच सच बता देती और दिखा देती। इस पर शिल्पी ने बोला, हाँ, ताकि मेरा और पुलकित का रिश्ता बुरी तरह से टूट जाए, जो कि तुम दोनों चाहती ही थी। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। और रही बात मम्मी जी को मारने की, तो सुनो, तुमने तो जहर बस लाकर दिया था, वह भी उमा जी के कहने पर उन्हें शर्म नहीं आई अपनी बहू को अपने हाथों से जहर देकर मारने में? और अब दूसरी बहू के साथ भी वह वही करने जा रही थी। एक औरत की ज़िंदगी तो उन्होंने ले ली थी और अब दूसरी औरत की जान भी लेना चाहती थी। एक दुधमुहे बच्चे से उसकी माँ छीन ली, पति से उसकी पत्नी छीन ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि पति पत्नी से प्यार करने लगा था, सिर्फ इसलिए कि उनका वर्चस्व इस घर से खत्म ना हो जाए, सिर्फ इसलिए कि कहीं उनका बेटा अपनी पत्नी को ज़्यादा महत्व न देने लगे। उन्हें तो उनके किए की सज़ा मिलनी ही थी, क्योंकि उन्होंने पाप किया था और पाप की कोई माफ़ी नहीं होती। बस यह याद रखना, मेरे घर में अब कभी दखलंदाजी करने की कोशिश मत करना, वरना वहीं पहुंचा दूंगी जहां तुम्हारी माँ को पहुंचाया है। क्योंकि मैं सुहासिनी दीदी नहीं हूँ, नहीं हूँ और नहीं हूँ। मैं शिल्पी हूँ और शिल्पी ही रहूँगी। कहकर शिल्पी ने इस तरह से अमृता को घूरा कि वह बुरी तरह से डर गई और वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। साथ ही साथ उसके पास कोई सबूत भी नहीं थे कि वह कुछ बोलती, लेकिन शिल्पी के पास काफ़ी सबूत थे अमृता के खिलाफ।